नमस्कार दोस्तों, सारस्वत दीप्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं दीप्ति सारस्वत आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही सहज, सुंदर, सरल कविता संग्रह जिसका शीर्षक है वसंत अभी नहीं आया और लेखक हैं गुप्तेश्वर नाथ उपाध्याय जी। इससे पहले कि मैं इस संग्रह से आपके समक्ष कुछ कविताएं प्रस्तुत करूं, मैं गुप्तेश्वर नाथ उपाध्याय जी का संक्षिप्त परिचय इसी पुस्तक में से आपको पढ़कर सुना देती हूं। गुप्तेश्वर नाथ उपाध्याय जी का जन्म 25 जनवरी 1958 को बड़की नैनीजोर, बक्सर, बिहार में हुआ। शिक्षा एमए हिंदी, अंग्रेजी व इतिहास में, एमएड अंग्रेजी शिक्षण में स्नातकोत्तर, डिप्लोमा हिंदी सृजनात्मक लेखन में डिप्लोमा। प्रकाशन प्रसारण जो रहे हैं इनके, एक चुटकी भूल कहानी संग्रह, चिराग जल उठा है कहानी संग्रह, पगडंडी काव्य संग्रह है इनका, बसंत अभी नहीं आया जो कि मेरे हाथ में ही है, यह भी इनका काव्य संग्रह है। और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में इनकी कविताएं, कहानियां और आलेख प्रकाशित होते रहते हैं। दूरदर्शन और आकाशवाणी शिमला द्वारा इनकी कविताएं अक्सर प्रसारित होती रहती हैं। जहाँ तक संपादन की बात है, 10 वर्षों तक विद्यालय पत्रिका का गुप्तेश्वर नाथ उपाध्याय जी ने संपादन किया है। पुरस्कार और सम्मान इन्हें जो मिले हैं उनमें प्रमुख हैं अणुव्रत अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता 2010, 2013 और 2015 में कहानियां पुरस्कृत हुई हैं। नराकास शिमला द्वारा आयोजित कविता पाठ प्रतियोगिताओं में 10 बार विभिन्न पुरस्कारों से गुप्तेश्वर जी सम्मानित हो चुके हैं। वर्ष 2019 के लिए डाक विभाग भारत सरकार द्वारा आयोजित पत्र लेखन प्रतियोगिता में पहले राज्य स्तर पर और फिर राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत हो चुके हैं। संप्रति अध्यापन से सेवानिवृत्त होकर स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। तो ये था संक्षिप्त परिचय हमारे आज के लेखक गुप्तेश्वर नाथ उपाध्याय जी का। तो अभी मैं इनका जो संकलन आपके समक्ष लेकर आई हूँ वो है वसंत अभी नहीं आया। मैं इस संग्रह में से कुछ एक चुनिंदा, क्योंकि हमारे पास समय का अभाव रहता है, तो चुनिंदा कविताएं मैं आपको सुनाकर बताऊंगी, आपके समक्ष उनका पाठ करूंगी। और आगे के भी अन्य कई कार्यक्रमों में मैं इनकी बहुत सारी पुस्तक मेरे पास में हैं, तो उनसे कुछ ना कुछ आपके समक्ष प्रस्तुति ज़रूर लेकर आऊंगी। तो पहली कविता जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ, इस संकलन की भी पहली कविता है, शीर्षक है प्रदूषण। मैं अपने भीतर हर साल पौधों के नए बीज बोता हूँ। मैं अपने भीतर हर साल पौधों के नए बीज बोता हूँ। उनमें से कुछ तो स्वयं ही सूख जाते हैं और कुछ कट जाते हैं। मैं परेशान हूँ। मैं परेशान हूँ अपने भीतर के प्रदूषण से। अपने को कैसे बचाऊं? वह जो मेरे अंदर के पेड़ों को काट रहा है, उसने युगों से पेड़ काटे हैं और आगे भी काटेगा। यदि उसे इसी तरह प्रोत्साहन मिलता रहा, प्रदूषण और भी फैलेगा और मैं चाह कर भी बचा नहीं पाऊंगा अपने को। परंतु अभी तत्काल तो मुझे ज़रूरत है स्वच्छ हवा और साफ पानी की। मुझे पानी पिलाओ, मुझे पानी पिलाओ और मेरे लिए मुट्ठी भर ऑक्सीजन लाओ। बहुत ही सरल भाषा में बहुत गहरी बातें करते हैं, गहरे संदेश देते हैं हमारे गुप्तेश्वर नाथ उपाध्याय जी। अगली कविता देखें, इनका सांझ का सूरज। बहुत ही खूबसूरत कविता है।
भीड़ में अकेला, अपनों के बीच तिरस्कृत और अपमानित, 60 का वह बूढ़ा। भीड़ में अकेला, अपनों के बीच तिरस्कृत और अपमानित, 60 का वह बूढ़ा अपनी तुलना सांझ के सूरज से क्यों करता है? सूरज तो सूरज है। वह बूढ़ा जरूर है, किंतु बूढ़ों से अलग, थकान से अनभिज्ञ, अपरिचित है, अठखेलियां करता है। सांझ का सूरज अब भी वरिष्ठ नागरिक की तरह नहीं हुआ है। अगली कविता देखें। मैं कविता लिखता हूं। अपने फ्लैट में सोफे पर बैठ, झोपड़ी में तवे पर रोटी सेंकती एक युवती की अभावों से भरी जिंदगी की कहानी अपने शब्दों में कहता हूं। देखें जरा, हिपोक्रेसी देखें इसमें। अपने फ्लैट में सोफे पर बैठ, झोपड़ी में तवे पर रोटी सेकती एक युवती की अभावों से भरी जिंदगी की कहानी अपने शब्दों में कहता हूं। मैं कविता लिखता हूं। नए बिंबों और प्रतीकों के सहयोग से, नए बिंबों और प्रतीकों के सहयोग से कुछ ऐसा कहता हूं कि सर्वहारा का हिमायती और नई कविता का पुरोधा लगता हूं। मेरी कविता आज की दुनिया को भी जानने लगी है। अपनी पहचान बनाने के लिए कुछ नया करता हूँ। मैं कविता लिखता हूँ। प्रतीकात्मक कविताएं हैं बहुत सी गुप्तेश्वर नाथ उपाध्याय जी की। एक और कविता देखें आप, खुरपी के लिए। अब हंसिए के विवाह में खुरपी के गीत गाए जा रहे हैं। अब हंसिए के विवाह में खुरपी के गीत गाए जा रहे हैं, जबकि खुरपी की धार भोथरी हो गई है। अब फावड़े धरती के गीत नहीं गाते, न मजदूर किसान पसीने की महक से खेतों में खुशबू फैलाते हैं। हाथों के कट जाने से लाचार हो, गले में फंदा लगा फांसी लगाते हैं। तो ये कविता थी खुरपी के लिए। एक अन्य कविता, उम्र बढ़ने के साथ। उम्र बढ़ने के साथ छोटा और बहुत छोटा होता जा रहा हूं मैं। उम्र बढ़ने के साथ छोटा और बहुत छोटा होता जा रहा हूं मैं। कभी भ्रम था कि पूंछ में कपड़े लपेट उसे तेल में डुबोकर आग लगा दूंगा और जला दूंगा, हनुमान की तरह राक्षसों की पूरी लंका को। पर लंका जलाने के प्रयास में जला बैठा हूं मैं अपनी ही पूंछ, और पूंछ विहीन होकर मैं दिन प्रतिदिन छोटा होता जा रहा हूं। कई बार पढ़ने वाली कविताएं हैं यह, और आपको कोई शंका हो, कोई समाधान चाहते हो, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरा अगर संभव हो सका तो हम लाइव भी उपाध्याय जी के साथ कोई प्रोग्राम साथ में करेंगे। तो अगली जो कविता मैं आपको सुनाती हूँ उसका शीर्षक है अग्नि परीक्षा। तब की अग्नि परीक्षा देकर आज भी सीता रोती है। तब की अग्नि परीक्षा देकर आज भी सीता रोती है। हे राम, न्याय की मूर्ति आपने क्या कर डाला?
नहीं किया विश्वास पतिव्रता नारी पर, महलों की रानी को जंगल में डाला, तो फिर सीता की ली अग्नि परीक्षा क्यों थी? आज भी सीता अग्नि परीक्षा देती है, फिर भी पुरुषों के समाज में नित अपमानित होती है। बेबस और लाचार नारियां भाग्य कोसती रोती हैं, नारी का सम्मान आज बेमानी है, पर सीता ने अपने मन में ठानी है, खुद से अपनी रखवाली वह कर लेगी, खुद से अपनी रखवाली वह कर लेगी, फिर वह आगे अग्नि परीक्षा क्यों देगी? एक और कविता मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ, मेरे मन का आकाश। बहुत ही खूबसूरत कविता है, मेरे दिल के करीब है। मेरे दिल के करीब तो सभी कविताएं हैं, बहुत सी कविताएं हैं, मन करता है सारी कविताएं पढ़ डालें आपके लिए, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास लिमिटेशन है समय की, तो मैं आपके समक्ष 1, 2, 3 जितनी भी संभव हो सके कविताएं फटाफट पढ़ती हूँ। मेरे मन का आकाश। मेरे मन का आकाश उड़ा जा रहा, संभालो इसे, इसमें बादल हैं, पानी है और हैं उड़ते पंछी। मेरे मन का आकाश उड़ा जा रहा, संभालो इसे, इसमें बादल हैं, पानी है और हैं पंछी, उड़ते पंछी। मेरा आकाश ही यदि मुझसे दूर चला गया, तो फिर मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाऊंगा और फिर उड़ भी नहीं पाऊंगा। मुझे उड़ान भरने के लिए मेरा आकाश चाहिए, पानी चाहिए और उड़ते पंछी की निशानी चाहिए। ओ मेरे चमन में बहार लाने वाले मंद हवा के झोंको, मेरे आकाश को संभालो, इसे बिखरने से बचा लो। मुझे उड़ान भरने के लिए मेरा आकाश चाहिए, मेरे पास चाहिए। एक और कविता मैं आपके लिए फटाफट पढ़ देती हूँ, जो मेरे दिल के करीब है। वो है खरबूजों के रंग। सिंबॉलिक है, देखें। हर स्वाद की कविताएं जो हैं आपके लिए लिखी हैं गुप्तेश्वर नाथ उपाध्याय जी ने। कविता शीर्षक खरबूजों के रंग। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, यह एक कहावत है, किंतु हमने अपनी आँखों से देखा है और विश्वास भी हो गया है कि यह कहावत नहीं, सच्चाई है। हमारे यहाँ खरबूजों की 4 नस्लें पाई जाती हैं, सभी एक से बढ़कर एक, किंतु रंग बदलने में इनका कोई मुकाबला नहीं। वे देखते रहते हैं एक दूसरे का मुँह। उनके अगुआ ने रंग बदला नहीं कि उनके मातहतों के रंग भी बदलने लगते हैं ताबड़तोड़। इनका निर्यात भी करना चाहते हैं हम, किंतु अफसोस कि कहीं और खरीददार ही नहीं इनका। इतनी अच्छी नस्लों का भविष्य इन खेतों में ही सुरक्षित है, कहीं और नहीं। तो ये थी चंद कविताएं। अभी बहुत से कार्यक्रम और लेके आने हैं मुझे उपाध्याय जी पर ही आधारित, क्योंकि ये इतने विस्तृत पर्सनालिटी हैं, इतना इनका विशाल व्यक्तित्व है कि समेटे से सिमटेगा नहीं थोड़ी सी रचनाओं में। फिर भी मेरी कोशिश है कि एक छोटी सी झलक मैं ज़रूर इनके लेखन की आपके समक्ष प्रस्तुत करती रहूं। तो अभी के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद।